तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में, जिस पे हम टाइटल देख करके तो समझ गए होंगे कि आधुनिक भारत का इतिहास टॉपिक है। और मैंने पहले ही कहा था कि आधुनिक भारत के इतिहास को आपको ठीक प्रकार से समझाने के लिए मैं इसको मुगल साम्राज्य के विघटन से शुरू करूंगा और फिर यूरोपीय कंपनियों का आगमन, फिर उसके बाद मराठों के बारे में पढ़ाते हुए फिर प्लासी और बक्सर के युद्ध से आगे लेकर के जाऊंगा। तो यहाँ पर जो पहला सेशन हमारा हुआ था उसमें हमने बात किया हुआ है बहादुर शाह के बारे में और जहांदार शाह के बारे में। आप लोगों को मालूम होगा कि जब 1707 में औरंगजेब की जब डेथ हो जाती है, उसके बाद में जो शासक गद्दी पर आकर के आपका बैठता है वो होता है बहादुर शाह। बहादुर शाह 1707 से लेकर के 1712 तक गद्दी पर बैठता है, काफी वृद्ध होता है। जो औरंगजेब धार्मिक असहिष्णु होता है, ये फिर धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाता है। इसके बाद में ये क्या करता है कि जो संभाजी का पुत्र साहू होता है उनको मुगल कैद से आजाद कर देता है, जजिया कर की समाप्ति कर देता है। सिख गुरु को जो है आपके अंतिम गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी रहते हैं उनको जो है यहाँ पर ये क्या करता है, मनसब प्रदान करता है, इसके अलावा खिलाफत प्रदान करता है। और सर सिडनी ओवन जी कहते हैं कि आखिरी मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। बहादुर शाह के बाद में फिर जहांदार शाह आता है। जहांदार शाह आप लोगों को मालूम होगा कि उसका एक चाटुकार होता है, या एक तरीके से कहें कि उसका जो जिसकी मदद से वो गद्दी पर बैठता है वो, और इसके अलावा दूसरे जो आपका होता है उसकी गर्लफ्रेंड लाल कुंवरी। तो इन दोनों का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव जहांदार शाह के ऊपर होता है। ठीक है, तो जुल्फिकार जो रहता है जो उसकी मदद करता है, और जुल्फिकार का एक चाटुकार होता है सुभग चंद्र। तो सुभग चंद्र, जुल्फिकार और लाल कुंवरी का बड़ा प्रभाव रहता है। इसका जो समय जहांदार शाह का समय होता है, ये केवल एक साल 1712 से 1713 के बीच में गद्दी पर बैठता है। और ये कुछ काम करता है एक दो, जैसे कि जो आपके यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो आमेर के राजा सवाई जयसिंह होते हैं इनको मिर्जा की उपाधि देता है। इसके अलावा जो आपके मारवाड़ के राजा अजीत सिंह होते हैं इनको ये किसकी उपाधि देता है, महाराजा की उपाधि देता है। इनको गुजरात का सूबेदार बनाता है। और जो सवाई जयसिंह होते हैं इनको मिर्जा की उपाधि देता है, मालवा का सूबेदार बनाता है। इस तरीके की चीजें आप जो इसको दिखाई देंगी। इसके बाद में फिर ये क्या होता है, सैयद बंधुओं के सहयोग से जो है जहांदार शाह हटा दिए जाते हैं। और इनके बाद में क्या होता है, फारूक सियर गद्दी पर बैठते 1713 ईस्वी में। ये 1713 से 1719 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है फारूक सियर का। और फारूक सियर साहब जो आपके ये रहते हैं पूरा का पूरा, ये बैठते हैं किसकी मदद से, तो ये सैयद बंधुओं की मदद से बैठते हैं। दो भाई होते हैं जिनको सैयद बंधु कहा जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। जो सैयद बंधु होते हैं इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके पहले सैयद बंधुओं के बारे में मैं आपको बताऊं यहाँ पर। तो मैं आपको बताता हूँ कि फारूक सियर के समय में क्या होता है। देखो, सैयद बंधु तो दो भाई रहते हैं। ठीक है, एक भाई जो होता है जिसका नाम होता है अब्दुल्ला खां, दूसरा भाई होता है जिसका नाम होता है हुसैन अली खां। तो अब्दुल्ला और हुसैन दो भाई रहते हैं जिनको सैयद बंधु कहा जाता है। इनकी मदद से फारूक सियर गद्दी पर जो है बैठता है। सैयद बंधु जो थे वो हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे। दोस्तों, क्या था कि मुगल समय में जब लेटर मुगल काल आप देखेंगे तो कई गुट होते हैं, जिसमें एक हिंदुस्तानी गुट होता है, एक ईरानी गुट होता है, एक तुरानी गुट होता है। गुट का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ कुछ लोग होते हैं। हिंदुस्तानी गुट मतलब जैसे होता नहीं है कि आप लोग होता है कि एक एक क्लास अपना अपना बना लेते हो, दोस्ती बना लेते हो। चलो फला हम मयूर बिहार से पढ़ने आते हैं तो मयूर बिहार वाले एक दोस्ती में हो गए, उधर वाले उसके आते तो वो एक दोस्त हो गए। वैसे ही इन लोगों का सिस्टम यहाँ पर था। ईरानी मध्य एशियाई मूल, ईरानी तुरानी मध्य एशियाई मूल, ईरानी फारस और खुरसान, और हिंदुस्तानी विदेशी मूल के मुसलमान जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ। तो ये जो हिंदुस्तानी मैं गुट बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं था कि लोग हिंदुस्तान के थे, ये लोग भी बाहर के ही थे, लेकिन इनका जन्म जो है वो हिंदुस्तान के अंदर में आकर के यहाँ पर हुआ था। अब आप देखोगे कि कालांतर में फारूक सियर ने जुल्फिकार खां की हत्या करवा दी। अब जब फारूक सियर होता है, फारूक सियर जो है कि इसकी मदद से गद्दी पर बैठता है, तो सैयद बंधुओं की मदद से गद्दी पर बैठता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो जहांदार शाह होता है, जहांदार शाह का जो जिसकी मदद से गद्दी पर बैठता है वो होता है जुल्फिकार। और जुल्फिकार बाद में क्या करता है यहाँ पर कि जुल्फिकार को बाद में जब ये आपका जहांदार शाह गद्दी पर बैठता है तो ये जुल्फिकार को मरवा देता है बाद में। ठीक है, क्योंकि होता है कि फारूक सियर के सॉरी जहांदार शाह के समय में थे। ठीक है, इसके समय में थे तो फारूक सिर क्या करता है, कहता है कि जुल्फिकार का काम अब खत्म करो। तो जुल्फिकार को भी ये क्या करवा देता है, मरवा देता है। सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान कर उन्हें पराजित किया। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फारूक सियर से किया। यानी कि अब आप क्या देखोगे कि जो फारूक सियर होता है वो जो जहांदार शाह के कई डिसीजन होते हैं उनको, जैसे अभी बिडेन साहब आकर के जो ट्रंप के डिसीजन पलट रहे हैं, वैसे ही उनको मैंने बताया कि वो मेवाड़ के राजा जो होते हैं आपके मारवाड़ के राजा अजीत सिंह होते हैं, इनको गुजरात की सूबेदारी देता है। तो ये क्या करता है बाद में जब फारूक सियर आता है
जहांदार शाह के बाद में जब फारूक शेर आता है तो फारूक शेर क्या करता है, अपने जो उनको इनके जो उत्तराधिकारी जो इनके बना करके गए होते हैं, जिनका ये उत्तराधिकारी होता है जो बना करके गए होते हैं, उनके विरुद्ध सैन्य अभियान करता है, उनको हराता है। और अजीत सिंह को क्या करना पड़ता है, फारूक शेर के साथ में अपनी बेटी का जो विवाह होता है वो यहाँ पर करना पड़ता है। अब क्या होता है, सिख नेता बंदा बहादुर को फारूक शेर के समय में हत्या कर दी गई थी। यह सवाल पूछा जा चुका है कि सिख नेता जो थे बंदा बहादुर, इनकी हत्या किसके समय में की गई थी, तो इनकी हत्या फारूक शेर के समय में की गई थी। याद रखना, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 1719 में सैयद बंधुओं में हुसैन अली खान ने तत्कालीन मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि की, जिसके तहत मुगल साम्राज्य में प्रभुसत्ता के लिए हो रहे संघर्ष में मराठे सैन्य सहायता देंगे, बदले में उन्हें ढेर सारी रियायतें दी जाएंगी। अब क्या होता है, 1719 आते आते दोस्तों जो पेशवा बालाजी बाजीराव होते हैं, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ होते हैं, बालाजी विश्वनाथ होते हैं, इनसे एक दिल्ली की संधि होती है। दिल्ली की संधि कौन करता है, मैंने बताया था, दो सैयद बंधु हैं। सैयद बंधुओं में एक क्या थे, एक थे हुसैन अली खां और दूसरे आपके कौन से थे, वो थे अब्दुल्ला खां। तो यहाँ पर क्या होता है कि बालाजी विश्वनाथ की जो संधि होती है वो होती है हुसैन अली खां के साथ में। और ये क्या कहते हैं कि जो दिल्ली में उत्तराधिकार का संघर्ष लगातार चल रहा है, इसमें आप हमारी मदद कीजिए और इसके बदले में हम आपको ढेर सारी रियायतें जो है वो दिलवाएंगे। तो दिल्ली की संधि बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली खां के बीच में होती है। सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के लिए फारूक शेर उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। षड्यंत्र के समय से पहले पता चलने पर सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ मारवाड़ के अजीत सिंह के सहयोग से 19 जून 1719 को फारूक शेर को सिंहासन से अपदस्थ कर हत्या करवा दी। भाई यही होता है। देखो क्या होता है, प्रॉब्लम कहां पर आती है, लेटर मुगल काल में सारे मुगल कमजोर हो चुके होते हैं, और जब ये कमजोर हो चुके होते हैं तो इनको गद्दी पर बैठने के लिए हर बार उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, और हर बार किसी न किसी को उत्तराधिकार पाने के लिए मदद चाहिए होती है। जैसे आप देखोगे कि जब औरंगजेब के बाद जब बहादुर शाह की डेथ हो जाती है तो जहांदार शाह के उत्तराधिकारियों में होता है, उसमें जहांदार शाह जो होता है वो क्या करता है, वो मदद पाता है जुल्फिकार से मदद पाकर वो गद्दी पर बैठ जाता है। अब जहांदार शाह को हटाने के लिए फारूक शेर सैयद बंधुओं की मदद लेता है। अब जब ये सैयद बंधुओं की मदद ले लेता है, इसके बाद में क्या होता है कि जब भाई देखो जो तुमको गद्दी पर बिठाएगा, इट मींस कि वो पावरफुल है ऑलरेडी, तब तो वो तुमको राजा बना रहा है, यानी कि वो किंग मेकर है। किंग मेकर हमेशा पावरफुल होते थे। अब किंग जब वो बन जाते थे तो उनके पावर उनको खलने लगती थी, राजाओं को खलने लगती थी कि सैयद बंधु बहुत पावरफुल है, अब इनको प्रॉब्लम होने लगती थी। तो अब ये होता था कि जब इनको फिर उन्होंने इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू किया, लेकिन वही कहावत है ना, बाप बाप होता है। तो फारूक शेर राजा जरूर थे, लेकिन बिठाया गद्दी पर किसने था, सैयद बंधुओं ने बिठाया था, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां ने बिठाया हुआ था। अब जब इन्होंने क्या किया कि फारूक शेर ने कहा कि पहले तो इन्होंने उसको मरवा दिया जो उनका आपका था जहांदार शाह के समय में जो जिसने गद्दी पर बिठाया था, जुल्फिकार को मरवाया। बाद में इनको सैयद बंधुओं की पावर से प्रॉब्लम होने लगी, इन्होंने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र रचा कि इनको हटा दिया जाए रास्ते से। सैयद बंधु ज्यादा चालाक निकले, उनको इसका पता चल गया। उन्होंने कहा अच्छा बेटा, तुम हमारे खिलाफ, हमने तुमको गद्दी बिठाया फारूक शेर भैया जी, तुम हमारे खिलाफ षड्यंत्र करोगे। वो तुरंत, वो बहुत चालाक आदमी थे भाई, समझ लो किंग मेकर बहुत चालाक होता है। वो तुरंत पहले किसके पास गए, वो लोग गए अभी उसका बालाजी विश्वनाथ के साथ पहले संबंध उसने दिल्ली संधि किया ही हुआ था 1719 में कि आपको हमारी मदद करो उत्तराधिकार के संघर्ष में, हम आपको रियायत देंगे। वो तुरंत उनके पास गया, नमस्ते किया भाई, वेलकम किया, कह रहा कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, इनका काम आप फिनिश करना है। दूसरे मैंने आपको बताया कि जो आपका मारवाड़ के राजा होते जिनको गुजरात का सूबेदार बना करके जाता जहांदार शाह, ठीक है, अजीत सिंह से ये युद्ध लड़ी चुके थे पहले, ये लौट करके अजीत सिंह के पास चला जाता है, कहता है कि अजीत सिंह भैया तुमसे ये लड़े थे, आओ तुम भी हमारे साथ आओ। ये दोनों लोग इनको मिला लेते हैं और जाते हैं सीधे, इनका काम खत्म, इनको पहले गद्दी से हटाते हैं, फिर इनकी हत्या कर दी जाती, किसकी, फारूक शेर की। तो फारूक शेर के भी भैया इसी के साथ इनका काम खत्म हो जाता है। 19 जून 1719 को फारूक शेर सिंहासन से अपदस्थ किए गए और इनकी हत्या करवा दी गई। फारूक शेर की हत्या और मोहम्मद शाह के बादशाह बनने के बीच सैयद बंधुओं ने रफीउद्दर्जात को मुगल बादशाह बनाया। तो फारूक शेर के बाद में एक नाम आता है मोहम्मद शाह, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बीच में दो और शासक है जिनके नाम जानना जरूरी है। एक होता है रफीउद्दौला, दूसरा होता है रफीउद्दर्जात। रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जात जो दोनों होते हैं, इनको सैयद बंधु राजा बनाते हैं। अब क्या होता है कि जब इसकी हत्या कर देते हैं हटा करके, तो सैयद बंधु बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, ऑलरेडी पावरफुल थे, अब और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं।
अब वो किंग मेकर बन जाते हैं, राजा बनाते हैं, जब तक उनके मन का काम करता रखते हैं, जब मन करता हटा देता है। तो रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जात इसी तरीके से गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन जिसकी बात करने लायक होता है वो है मोहम्मद शाह। रफी उस शान के दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद शाहजहां के दूसरे पुत्र रोशन अख्तर को सैयद बंधुओं ने अगला मुगल बादशाह बनाया। फारुखसियर को दुर्बल, कायर, निंदनीय होने के कारण घृणित कायर कहा गया है। तो अगर कभी आपसे यह पूछ लिया जाए कि किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा गया है, तो यह फारुखसियर के बारे में कहा गया, क्योंकि मैंने सिडनी ओवन का कथन पहले बताया था। उसने बताया है कि बहादुर शाह जो होता है प्रथम, वो अंतिम मुगल सम्राट है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द जो है वो कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग इस बात को याद रखिएगा। जैसे कि बहादुर शाह के बाद में जो जहांदार शाह होते हैं उनको लंपट मूर्ख कहा जाता है, एकदम पागल होते हैं। अब उसके बाद में फारुखसियर है, फारुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। अब बात आती है मोहम्मद शाह की। मोहम्मद शाह का दोस्तों असली नाम होता है रोशन अख्तर। हो सकता है कभी आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए कि मोहम्मद शाह किसका बेटा था, या रोशन अख्तर जो था वो किसका बेटा था। तो दोस्तों ये शाहजहां का दूसरा बेटा था। ठीक है, रोशन अख्तर जो था ये शाहजहां का दूसरा बेटा था, और 1719 से 1748 कुछ दिन इसको गद्दी पर बैठने को मिलता है, इसीलिए हम लोग इसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये दूसरे नंबर वाला है जो हमने यहाँ पे फारुखसियर के बाद मोहम्मद शाह दिखाया है, ये दूसरे नंबर वाला है। 1719 से 1748 तक इसका कार्यकाल है। रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से सितंबर 1719 में मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल राज सिंहासन पर बैठा। तो दोस्तों ये भी किसकी मदद से बैठता है, मोहम्मद शाह भी किसकी मदद से बैठता है, तो ये भी सैयद बंधुओं की मदद से बैठता है। अभी तक सैयद बंधु पावरफुल है, अब सैयद बंधुओं की हत्या यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन अभी तक सैयद बंधु पावरफुल है। चिंता मत कीजिएगा, अभी समराइज करूंगा तो सब समझ में आ जाएगा। अभी हो सकता है कुछ चीजें समझ में आ रही हो, कुछ ना आ रही हो, सुनते चले जाइए एक बार। अभी जब समरी में करूंगा तो सारी चीजें एक साथ जुड़ जाएंगी, फिर सब समझ में आ जाएगा। रोशन अख्तर बंधुओं के जो है सहयोग से जो है ये मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठ गया। मोहम्मद शाह के शासन काल में निजामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र की शुरुआत हुई। 1722 में निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। फाइनली मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं के खिलाफ निजामुल मुल्क होता है। बाद में आप देखोगे इसका जो है दक्कन में बड़ा प्रभाव दिखेगा। निजामुल मुल्क क्या करता है, षड्यंत्र करता है, और फिर सैयद बंधुओं की जो हत्या है वो करवा दी जाती है। 1722 में मोहम्मद शाह ने चिनकिलिज खां अथवा निजामुल मुल्क को वजीर के पद पर नियुक्त किया, लेकिन 1724 में निजामुल मुल्क बादशाह के संकालू स्वभाव और दरबार में हो रहे निरंतर झगड़ों षड्यंत्रों से तंग आकर वजीर का पद छोड़कर दक्कन वापस चला गया। बाद में आप देखोगे जब दक्कन की बात आएगी, अभी जब स्वतंत्रता की बात आएगी, अवध स्वतंत्र होगा, बंगाल स्वतंत्र होगा, तो दक्कन भी स्वतंत्र हो जाएगा। और दक्कन जो है वो यही जो आपका चिनकिलिज खान निजामुल मुल्क है इसी के नेतृत्व में स्वतंत्र होगा। बताऊंगा उसके बारे में, लेटर में बात आएगी। तो ये क्या करता है, यहाँ पे इसको वजीर बनाते हैं ये चिनकिलिज खां को, लेकिन ये जो है इसका इतना संकालू स्वभाव हो जाता है, इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, ये कहता है मरो तुम साले, मैं जा रहा हूं। ये चुपचाप निकल करके वापस अपने दक्कन लौट जाते हैं। इसके बाद में 1724 में चिनकिलिज खां ने दक्कन को स्वतंत्र हैदराबाद के रूप में स्थापित किया। 1724 में यहां से जाने के बाद में, चूंकि वो वजीर होता है, ऑलरेडी पावरफुल होता है, इनकी सारी हकीकत वो जानता है, इन्हीं के वही तो सैयद बंधुओं को मार करके जाता है, नहीं तो ये लोग कभी उसी सैयद बंधुओं से ही नहीं निकल पाते, तो मार करके जाता, सब जानता है। हैदराबाद में जाता है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेता है। यद्यपि मुगल बादशाह के प्रति वो सम्मान का भाव हमेशा रखता है, और मुगल बादशाह भी उसको कभी कुछ नहीं कहता। दोनों के बीच में एक विवक्षित संधि होती है, माने कोई किसी से कोई लिखित संधि नहीं होती है, लेकिन उसकी आजादी को मुगल बादशाह मान्यता दे देता है, और यह भी मुगल बादशाह को बराबर अपना सम्मान इज्जत देते रहते, कभी टकराव की स्थिति नहीं आने पाती है। तो 1724 में चिनकिलिज खां दक्कन को स्वतंत्र हैदराबाद के रूप में स्थापित करता है। सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि कौन दक्कन को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करता है, यह दक्कन किसके नेतृत्व में स्वतंत्र होता है, तो हैदराबाद में जो है आपका निजामुल मुल्क चिनकिलिज खां ये इसको 1724 में आजाद करा देता है। इसके बाद में मोहम्मद शाह उसकी स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए उसे आसफ जाह की उपाधि देता है। यहां चले जाते हैं, मुगल बादशाह कहता कोई मैटर नहीं, वो ये भी कहता है कि भाई तुमने बहुत हमारा किया, तो जब आजाद होते हैं तो इनको मान्यता भी दे देता है, और मान्यता देने के बाद इसको आसफ जाह की उपाधि भी दे देता है। कहता है ठीक है। 1724 में इसके बाद ये हो जाता है। फिर मोहम्मद शाह के शासन काल में, इसी मोहम्मद शाह के शासन काल में, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मोहम्मद शाह ये जो लिखा हुआ है, इसी के शासन काल में बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में, अवध शहादत अली खां के नेतृत्व में, हैदराबाद निजामुल मुल्क के नेतृत्व में, भरतपुर और मथुरा बदन सिंह के नेतृत्व में,
गंगा यमुना के दोआब में कटेहरू रुएलो के नेतृत्व में, और फर्रुखाबाद बंगस नवाबों के नेतृत्व में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेता है। कभी आपसे यह पूछा जाए कि सभी स्वतंत्र सत्ताओं का जन्म कब हुआ, तो यह मोहम्मद शाह के समय में आकर के होता है। बहादुर शाह के समय में कुछ नहीं होता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह के समय कुछ नहीं होता, जहांदार शाह के समय में कुछ नहीं होता, फारूक के समय में कुछ खास नहीं होता, फिर रफीउद्दौला रफीउद दरजात के समय कुछ नहीं होता है, वो तो नाम मात्र के लिए रहते हैं। फिर जब मोहम्मद शाह आता है, मोहम्मद शाह के समय में अवध, ठीक है, आजाद आपका हो जाता है, बंगाल मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में आजाद हो जाता है, हैदराबाद आपका निजामुल मुल्क किलिच खां के नेतृत्व में आजाद हो जाता है, ठीक है। अवध जो आपका होता है ये आपका यहाँ पर सादत अली खां के नेतृत्व में आजाद हो जाता है। भरतपुर और जो मथुरा है ये आपका बदन सिंह के नेतृत्व में, गंगा यमुना का जो आप कटेहरू रूहेलो के नेतृत्व में, और फर्रुखाबाद बंगस नवाबों के नेतृत्व में क्या होता है, पूरी तरीके से भाई साहब आजाद हो जाते हैं लोग। 1737 में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा सेनाएं शक्ति प्रदर्शन हेतु दिल्ली के पास तक पहुंच गई थी। मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में वसूल किए जाने वाले जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया। कभी कभी यह सवाल पूछा जाता है कि जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया, तो वो मोहम्मद शाह ने किया। क्यों? क्योंकि औरंगजेब जो होता है वो जजिया कर फिर ले आता है, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जजिया कर हटा देता है, लेकिन मोहम्मद शाह इसको अंतिम रूप से खत्म कर देता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद में फिर नादिर शाह का आक्रमण होता है, और ये होता है 1739 में। नादिर शाह का आक्रमण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 1739 में होता है, ठीक है। 1738 से 39 के बीच में मोहम्मद शाह के शासनकाल में फारस का नादिर शाह आक्रमण करता है। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि नादिर शाह का आक्रमण किसके समय में हुआ था, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, राजा कौन था, तो वो मोहम्मद शाह थे, इनके समय में इसका आक्रमण हुआ। अवध के नवाब शहादत खान ने नादिर शाह को सलाह दी कि वह बादशाह मोहम्मद और निजाम को बंदी बना ले तथा राजधानी दिल्ली में संचित अपार खजाने को लूट ले। 20 मार्च 1739 को दिल्ली में प्रवेश कर नादिर शाह ने अपने चंद सैनिकों की मृत्यु के बदले भयंकर कत्लेआम का आदेश दिया, जिसमें 20,000 के करीब लोगों को कत्ल किया गया। नादिर शाह दिल्ली में कुल 57 दिन तक रहा और लगातार लूटपाट करता रहा। इसने प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्ते ताऊस, जिसको शाहजहां ने बनवाया था, मुगल ताज में लगा विश्व का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर, ये सब अपने साथ वापस ले गया। 1739 के समय में नादिर शाह ने तख्ते ताऊस, कोहिनूर हीरा के साथ मोहम्मद शाह द्वारा तैयार की गई हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि को भी अपने साथ ले गया। नादिर शाह भारत से वापस 1739 में गया और 1747 में उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह के शासन काल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने भी आक्रमण किया। अवध के नवाब शहादत खां से नादिर शाह ने 20 करोड़ रुपए की मांग की, जिसे न दे पाने पर शहादत खां ने विष खा करके आत्महत्या कर ली। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी का कहा गया। नादिर शाह उसके बारे में कहा करता था कि अब्दाली जैसा चरित्र उसने सारे ईरान, तुरान और हिंदुस्तान में नहीं देखा, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि अब्दाली 50,000 सैनिकों के साथ 1748 में पंजाब पर आक्रमण करता है, जो असफल रहता है। 1749 में पंजाब पर आक्रमण कर सूबेदार मोइनुल मुल्क को पराजित करता है। मच्छीवाड़ा के समीप मनुपुर में अब्दाली की सेना 1748 में शहजादा अहमद शाह, मोहम्मद शाह के पुत्र को पराजित करती है। मोहम्मद शाह को अधिक समय तक हरम और हिजड़ों में बिताने के कारण और असंयत और बिलासी आचरण के कारण इसको रंगीला कहा गया है। 26 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अगला मुगल बादशाह अहमद शाह होता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ मोहम्मद शाह। अब थोड़ा समझाता हूं समझने वाली भाषा में, ये तो हो गई किताबी भाषा। देखो, सबसे पहली बात, अकबर तो आप लोगों को मालूम होगा, जहांगीर मालूम होगा, शाहजहां मालूम होगा, मुगल काल की बात है। क्या होता है कि जब शाहजहां चले जाते हैं, ठीक है, अकबर चले जाते हैं, फिर जहांगीर चले जाते हैं, फिर शाहजहां के बाद आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के पहले के राजाओं में और इसकी नीति में फर्क ये होता है कि वो राजपूतों के प्रति अच्छे भाव रखते हैं और सहिष्णुता की नीति अपनाते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका होता है कि भारत के लोग ऐसे तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन आन बान शान की बात आ जाएगी तो फिर उनसे ज्यादा खतरनाक कोई होगा नहीं, अपने पे अगर वो आ गए तो। लेकिन ये क्या करते हैं, ये वापस से इनके दिमाग में पता नहीं क्या होता, वही विनाश काले विपरीत बुद्धि, या मुगल शासन खत्म होना था
ऊपर वाला चाहता था कब इनका काम खत्म हो जाए। कहते हैं ना कि पीरियड ऑटोमेटिक बदल बदल जाता है। तो जब समय खराब शुरू होना था तो गधे की सामत आती है तो गांव की तरफ भागता है। तो ये क्या करते हैं, जजिया कर फिर से लगा देते हैं और पूरी तरीके से कट्टरपंथी हो जाते हैं। तो राजपूत इनसे नाराज हो जाते हैं, मराठे तो पहले से ही चल रहे थे इनसे एंटी। ऐसे करके कहानी होती है। फिर इनकी जब डेथ होती है तो ये तो खैर भाई, चूंकि कहते हैं हाथी मर जाए तो भी 1.25 लाख का, तो पावरफुल मुगल अंपायर बहुत होता है, इतनी जल्दी तो खत्म नहीं किया जा सकता था, लेकिन कमजोर हो रहा था। जब औरंगजेब की डेथ हो गई, इसके बाद जो बहादुर शाह गद्दी पर बैठता है 62 ईयर्स की एज का होता है, ज्यादा समय उसके पास होता नहीं है, इतना वयोवृद्ध हो चुका होता है कि इतना लड़बड़ भी नहीं सकता था। तो शांतिपूर्ण नीति अपनाता है, जजिया कर को वापस ले लेता है, साहू को छोड़ देता है, ठीक है, संभाजी को छोड़ देता है जो साहू के बेटे होते हैं उनको, साहू को छोड़ देता है जो संभाजी के बेटे होते हैं, साहू को आजाद कर देता है। और अंतिम जो आपके शासक होते वो होते हैं, गुरु होते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, इनको मनसब और खिलात देता है, अच्छे काम करने की कोशिश करता है, शांति स्थापित करने की कोशिश करता है। सिडनी ओवन कहते हैं अंतिम शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छा बोल सकते हैं। अब इसके बाद इसकी जब इसको हटाते हैं, गद्दी से अपदस्थ करते हैं बहादुर शाह को, तो जहांदार शाह गद्दी पर बैठते हैं। जहांदार शाह जब उत्तराधिकार लड़ते हैं तो एक आदमी की मदद लेते हैं जिसका नाम होता है जुल्फिकार। जुल्फिकार की मदद से गद्दी पर ये बैठते हैं, 12 से 13 तक रहते हैं, ठीक है, 1707 से 1712 तक वो रहता है, 12 से 13 एक साल ये रहते हैं। और इनके बाद में जहांदार शाह को हटा करके एक बंदा गद्दी पर बैठता है जिसका नाम होता है फारूक शेर। और वो फारूक शेर किसकी मदद से गद्दी पर बैठता है, तो सैयद बंधुओं की मदद से गद्दी पर बैठता है। सैयद बंधु दो भाई होते हैं, ठीक है, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, दो भाई होते हैं, हिंदुस्तानी गुट के होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि सैयद बंधु किस गुट के थे, तो हिंदुस्तानी गुट के थे। इनकी मदद से फारूक शेर गद्दी पर बैठते हैं। अब चूंकि इनकी मदद से गद्दी पर बैठते, थोड़े दिन बाद ये पावरफुल रहते सैयद बंधु, तो ये सैयद बंधुओं की पावर को खत्म करना चाहते हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। उनको पता चल जाता है, वो मराठों के साथ मिलकर के और अजीत सिंह के साथ में मिल करके फारूक शेर की हटाते हैं पहले, फिर मरवा देते हैं। इसके बाद में रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जात को गद्दी पर बिठाया जाता है। फिर इसके बाद में जब वो दोनों फिर नहीं कोई काम के रहते हैं तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो शाहजहां का दूसरा बेटा होता है रोशन अख्तर, उसको मोहम्मद शाह के नाम से क्या करते हैं, गद्दी पर बिठाते हैं। ये जो मोहम्मद शाह को दिख रहा है यहाँ पे। अब मोहम्मद शाह के समय में खास बात क्या होती है कि मोहम्मद शाह के समय में जो पूरा का पूरा होता है, ये इसको गद्दी पर बिठाते, मोहम्मद शाह अच्छा षड्यंत्र कर ले जाता है, ये सैयद बंधुओं को मरवा ले जाता है। इनको मारता जो है वो होता है निजामुल मुल्क चिलकिलीज खां, उसके हिसाब से मरते हैं ये लोग, सैयद बंधु हटते हैं रास्ते से। फिर मोहम्मद शाह जो होते हैं, ये जो निजामुल मुल्क चिलकिलीज खां होता है उसको वजीर बनाते हैं, लेकिन उसको यहाँ मजा नहीं आता, वो वापस अपने दक्कन लौट जाता है, दक्कन में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेता है। अब यहाँ पर कहानी समझाना मैं आपको क्या चाह रहा हूं कि देखो मुगल कैसे धीरे धीरे करके सत्ता कैसे कमजोर हो रही है। अभी तक कमजोर हो रही थी, लेकिन अब क्या होता है, मोहम्मद शाह के समय में नए राज्यों का उदय होता है। कैसे नए राज्यों का उदय होता है, अवध आपका जो है आजाद हो जाता है, बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में आजाद हो जाता है, दक्कन आजाद हो ही चुका होता है। इसके अलावा आपका जो यहाँ पर कहाँ है ये, अवध सादत खां के नेतृत्व में, भरतपुर और मथुरा बदन सिंह के नेतृत्व में, गंगा और यमुना का दो आपका टेहरू रोहेलो के नेतृत्व में, और फर्रुखाबाद जो है ये बंगस नवाबों के नेतृत्व में आजाद हो जाता है। सवाल पूछा जाता है कौन किसके नेतृत्व में आजाद हुआ, अवध सादत खां के नेतृत्व में हुआ, ये मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में हुआ, वो आपका पूरा का पूरा जो है यहाँ पर देखेंगे तो निजामुल मुल्क के नेतृत्व में आजाद हुआ। पूछा जाता है कौन किसके नेतृत्व में आजाद हुआ, सवाल पूछा जाता है। इसके मोहम्मद शाह के समय में ये तमाम नए नए राज्य उदय हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुगल बादशाह की शक्ति धीरे धीरे करके कम हो गई। अब ये नए राज्यों का उदय हो गया, नए प्रांत धीरे धीरे करके गठित हो गए पूरे के पूरे। फिर अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, इधर मराठों को भी अपना रहता है, जानते कमजोर हो गए, अपना पावर दिखाने के लिए दिल्ली तक चढ़ाते हैं मराठे, फिर लौट जाते हैं, बात अलग है, कहते हैं मरने दो इनको, लेकिन दिल्ली तक चढ़ाते हैं, पता चल जाता है बहुत कमजोर हो चुके। फिर इसके समय में एक आक्रमण होता है नादिर शाह का। नादिर शाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है, आता है दिल्ली में, रुकता है 58 दिन के आसपास, खूब लूटपाट करता है, तख्त ताऊस लेके जाता है, कोहिनूर हीरा लेके जाता है। कभी कभी पूछा जाता है भारत से कोहिनूर हीरा कौन लूट करके ले गया था, तो नादिर शाह लूट करके लेकर के गया था। नादिर शाह सब ये लूटपाट करता है और तमाम सारा लूटपाट करके लेकर के जाता है। इससे और पता चल जाता है कि मुगलों में अब कोई पावर बची बची नहीं है। दूसरे करनाल का युद्ध होता है, 13 फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध होता है। इसमें मुगल सेना बुरी तरीके से हारती। करनाल के युद्ध में नादिर शाह से ये लोग लड़ते हैं, करनाल के युद्ध में बहुत बुरी तरीके से हारते हैं।
फिर वो लूटपाट करके ले जाता है। फिर उसका एक उत्तराधिकारी होता है जिसका नाम होता है अहमद शाह अब्दाली। तो पहले नादिर शाह का आक्रमण होता है, फिर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। सवाल सीधा पूछा जाता है कि नादिर शाह का आक्रमण किसके समय में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। दोनों आक्रमण होते हैं, भयंकर तरीके से आक्रमण होते हैं, खूब लूटपाट मचाई जाती है, हो जाता है। इसको दुर्र दुरानी युग का मोती कहा जाता है अब्दाली को, ठीक है। इसके बाद में अब्दाली फिर जो है करता है, वो भी चला जाता है। मोहम्मद शाह बड़ा रंगीली किस्म का व्यक्ति होते हैं, इसके लिए इनको रंगीला कहा भी जाता है। और इसके बाद में फिर ये जब इनको 1748 में इनकी डेथ हो जाती है 20 अप्रैल को, 26 अप्रैल को, फिर अहमद शाह को जो है गद्दी पर यहाँ पर क्या किया जाता है, बिठाया जाता है। तो भाई औरंगजेब के बाद बहादुर शाह हो गए, जिसको कुछ अच्छे वर्ड कह सकते हो। फिर जहांदार शाह आपका आता है। आप लोगों को जहांदार शाह के बारे में मालूम है होगा, पूरी की पूरी जो इनकी हिस्ट्री है मालूम होगा जहांदार शाह के बारे में, ठीक है। लंपट मूर्ख कहा जाता है। फिर फारुखसियर आता है। फारुखसियर को घृणित कायर कहा गया है इतिहास में, और फारुखसियर जो होते हैं आपके घृणित कायर तो कहलाते हैं। इनके समय में सत्यानाश थोड़ी बहुत पिटती है। फिर मोहम्मद शाह के समय में पूरी तरीके से सत्यानाश हो जाती है। और इसके बाद से अब अहमद शाह गद्दी पर बैठेंगे, कुछ खास नहीं होगा। फिर आलमगीर द्वितीय आएगा, फिर शाह आलम द्वितीय आएगा। इसके बाद में फिर जो अब चैप्टर बनेगा वो बनेगा नवीन स्वायत्त राज्य। नवीन स्वायत्त राज्य में मैं जो अवध अभी बताया ना, आजाद हुआ सादत खां के नेतृत्व में, उसके बारे में बताऊंगा। बंगाल मुर्शिद कुली खां के बारे में बताऊंगा। फिर हैदराबाद निजामुल मुल्क के बारे में बताऊंगा। बाकी सबके बारे में बताऊंगा। फिर इधर अब अंग्रेजों का आगमन होगा बंगाल में, और मुर्शीद कुली खां जो बंगाल आजाद कराता है, इसके उत्तराधिकारियों के बीच में क्या होगा, फिर प्लासी का यहाँ युद्ध होगा, फिर बक्सर का युद्ध होगा। तो प्लासी में अभी बंगाल यहाँ होगा, फिर बक्सर में अवध तक फंस जाएगा पूरा। फिर उधर पूरा जो तीनों संयुक्त सेना लड़ेंगी वो पूरा हो जाएगा। ऐसे करके धीरे धीरे करके जो स्वायत्त राज्य है अंग्रेज इनको कैप्चर करेंगे, दिल्ली की सत्ता की तरफ बढ़ेंगे, और हमारी स्टोरी भी इसी आधार पर आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। तो फारुखसियर के बारे में, मोहम्मद शाह के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए, कौन गद्दी पर किसके द्वारा बैठाया गया, किसके दरबार में किस गुट का ज्यादा प्रभुत्व था, सब आजाद किसके समय में हुए, नादिर शाह का आक्रमण देख लीजिए, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण देख लीजिए। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन थोड़ा बहुत बनेंगे। तो लेटर मुगल कवर हो जाएगा, आधुनिक इतिहास कवर करके बाकी मुगल काल पढ़ लेंगे। तो यहाँ औरंगजेब तक तो कवर ही कवर है, उधर वही अकबर, वही थोड़ा बहुत अकबर का, जहाँ उसका जहांगीर का और शाहजहां का पढ़ना रह जाएगा। थोड़ा बहुत उधर पढ़ना रह जाएगा तो रह जाएगा, बाकी उधर मुगल काल पूरा कवर हो जाएगा। फिर मिडिल हिस्ट्री की और बात कर लेंगे। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ लीजिए। जो पॉइंट मैं बता सकता था वो मेरे पॉइंट बताया हुआ, पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। दूसरा थोड़ा समरी में पढ़ेंगे, ये कहानी सुनने के बाद तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।